जोहार। हम है कि परतू और हम है कि फूलो। तो फूलो दी राउर के भी जोहार। राउर के भी जोहार परतुदा। हालचाल सब बेसे बेस ने? बेस बेस है। और गांव घर दनकर हमरे कर किसान भाई बहन मन कर कैसन हालचाल? सब बढ़िया है। सब खेती बाड़ी में लागल है, अच्छा खेती बाड़ी करत है। अच्छा, और तो कार्यक्रम कर तो शुरुआत हो गेला के? हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए है। तो सबसे पहले हमरे देखा थी कृषि समाचार और जाना थी मंडी कर भाव कर बारे में और मौसम कर मिजाज कर बारे में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना। टमाटर की स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजय नामक हाइब्रिड प्रभेद देते हैं बेहतर उपज। पावर टिलर से लिए जा सकते हैं बहुत सारे काम। लंबे समय से खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और खादों के असंतुलित प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। इसलिए राज्य में बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की जानी है। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य होना अत्यावश्यक है। अंधाधुंध रासायनिक दवाओं और दवाओं के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा है। इसे सुधारने के लिए कृषि विशेषज्ञ वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने की सलाह देते हैं। इसी को लेकर राज्य में बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की जा रही है, ताकि कृषक भूमि के स्वास्थ्य को सुधारकर गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त कर सके। बैगन की खड़ी फसल में इस समय फल सड़न रोग और पत्तियों में धब्बे लगने और उकटा रोग जैसी बीमारियां लगने की संभावना रहती है, जिन पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अमल करके कृषक इन बीमारियों से अपने फसल को बचाकर बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी जैसे आपके खेत में बैगन लगा हुआ है, बैगन में जो प्रमुख रूप से जो बीमारी आती है, फल सड़न बीमारी आती है और पत्तियों के ऊपर धब्बे पड़े होते हैं और उकठा बीमारी आती है। लेकिन खड़ी फसल में उकठा का नियंत्रण तो संभव नहीं है, लेकिन पत्तेदार बीमारी और फल सड़न के लिए आप जो है डायथन M45 या बाविस्टीन क्रमशः 2 ग्राम और 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी समय चल रहा है गर्मा फसलों के लगाने का। इस समय जो किसान गर्मा टमाटर लगाने की इच्छा रखते हैं, वो अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए टमाटर की स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजय नामक हाइब्रिड प्रभेदों की बुआई कर लाभान्वित हो सकते हैं। टमाटर की अच्छी गुणवत्ता युक्त और बेहतर उत्पादन लेने के लिए राज्य के कृषक टमाटर की हाइब्रिड प्रभेदों का चुनाव बुआई के लिए कर सकते हैं। हाइब्रिड टमाटर के प्रभेदों में स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजयी कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित किस्में हैं। गर्मा टमाटर के लिए जैसे किसान भाई हमारे इस केंद्र से जो उन्नत किस्म का विकास हुआ है, उसमें जैसे स्वर्ण आपका संपदा है, जो हमारा हाइब्रिड संकर किस्म है, उसका खेती किसान भाई बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पर स्वर्ण विजय है, जिसका खेती किसान भाई कर सकते हैं। कद्दू, करेला, झींगी और नेनुआ जैसी लत्तेदार सब्जियों की बेहतर खेती के लिए वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, जैसे लत्तर वाली फसलों को सहारा देना और टपक सिंचाई पद्धतियों के इस्तेमाल से कृषक अच्छा उत्पादन लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बेल वाली सब्जियां जैसे कद्दू, कोहड़ा, झिंगी, इन सब की खेती कर रहे हैं, तो अगर आप इनको सहारा देंगे और टपकन सिंचाई विधि से पानी देंगे, तो निश्चित रूप से आपको दुगनी आमदनी कद्दू, खीरा, लौकी, झिंगी, करेला से भी मिलने जा रही है, जिससे आपकी आर्थिक आमदनी बढ़ेगी। खेती की तैयारी के दौरान होने वाले बहुत सारे कामों को अकेले करने में सक्षम है पावर टिलर। इसकी सहायता से बहुत ही कम समय में खेत की तैयारी अच्छे तरीके से की जा सकती है। कम समय और कम मेहनत खर्च करके इस पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता से कृषक खेत को बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं। यह उपकरण अकेले जुताई, ढुलाई जैसे कई प्रकार के कामों को अकेले करके खेत की तैयारी कर देता है। पावर टिलर की मदद से कृषक एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं।
आइए अब मिलते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने खेती की बदौलत अपनी तकदीर बदल दी। कल तक आर्थिक तंगी से गुजरता ये किसान आज सफलता के शिखर पर है। आज उनका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। कुछ ही वर्षों पूर्व ये शख्स खेती बाड़ी करते हुए आर्थिक तंगी से गुजरते थे, परंतु आज की स्थिति यह है कि ये दूसरे किसानों की गरीबी मिटाने के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। यह सब हुआ खेती बाड़ी में इनकी मेहनत और सूझबूझ के दम पर। इनका मानना है कि कृषि तकनीकों को सीखकर ये आज इस मुकाम पर हैं। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमकॉम है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हम 8 वर्षों तक सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य किया। उसके पश्चात मुझे लगा कि और कुछ करना चाहिए, तब शिक्षण कार्य छोड़ करके स्वयं अपना एक विद्यालय खोला और विद्यालय खोलने के पश्चात कृषि कार्य से जुड़ गया। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की आशंका नहीं है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भाव में थोड़ी वृद्धि देखी गई है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6500 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 6000 रुपए। चीनी न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 3400 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1100 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। फूलो दी ई तो रहलक कृषि समाचार में हमरे मंडी का भाव जान ली, मौसम का विषय में जान ली। तो एखन तो जानकारी और भी सारा है और नया नया विशेषज्ञ संगे नया नया जानकारी हमरे किसान भाई मन के देव। तो इकर से पहले हमरे एगो छोटे कुन ब्रेक ले लो थी। एकदम जरूर। तो किसान भाई बहन मने रोरे मन कहीं मत जाओ, बस मिला थी छोटा सा विराम कर बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद रोरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो फूलो दी हम सुनले ही और जानत थी कि अभी मौसम जो है कि आंबा कर जो फल है वो मंजर एखन धरत है और किसान भाई मन बहुत सा बगीचा में अपन आंबा कर फसल भी लगा हुए, आंबा का खेती करत हुए है ना। हाँ। तो कर में जब मंजर में जो व्याधि लागे ना, कीट लागे ना, उकर बारे में अगर जानकारी हमें किसान भाई मन के दे देती
तो बहुत ही अच्छा रहता। एकदम बहुत बढ़िया रहतलक। और हमरे के किसान भाई बहन मन एखन बगीचा लगा होवे आंबा कर, जेकर में कि मंजर हो गिलक है, ओकर में अगर कीट लागे शुरू हो गिलक होय तो मन परेशान भी होवे कि हम का करूं, कैसे कीट से मुक्ति पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और संगे संगे हो सकेला कि उमन का फसल भी बर्बाद हो सकेला। एकदम जरूर। तो किसान भाई बहन मने रौरे मन चिंता मत करो, काहे कि आज हमरे मन कर बीच में मौजूद है विशेषज्ञ मोहम्मद नसीम जी, जे कि रौरे मन के बतावे कि आम कर मंजर में अगर कीट लग जाए तो उकर से रौरे मन मुक्ति कैसे पावा। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में। आप देख रहे हैं किसान भाइयों, आम का पेड़ है और इसमें मंजर लगी हुई है। इस पर देखभाल करना अभी अति आवश्यक है। इसी संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नसीम जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, अभी आम के पेड़ों में मंजर लग चुकी है और हमारे किसान भाई इस पर कीट व्याधि का नियंत्रण कैसे करें, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए। दिसंबर जनवरी से आम में मंजर आ रहा है, तो इसकी देखभाल और इसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए ताकि आम की अधिक से अधिक पैदावार फलन ले सकें और उससे आमदनी अर्जित कर सकें। तो इसमें अभी आम का मंजर कुछ में खिल गया है, कुछ खिलने वाला है और उसके बाद उसमें सरसों की दाना की तरह आम आएगा, फिर मटर साइज का होगा। तो किस अवस्था में क्या हमको करना है, तो इसके बारे में, प्रबंधन के बारे में हम किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले की बात है, प्रारंभिक अवस्था में इसमें कीट का प्रकोप होता है, फफूंद का भी प्रकोप होता है। तो इसका नियंत्रण प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी किसान भाइयों को देना हम चाहेंगे। इसके लिए आम में सालों भर ये फुदका कीट होता है, फुदका कीट होता है या मधवा कीट होता है। यह कीट का जब इसमें बौर आना शुरू हो जाता है, इसमें फूल आना शुरू हो जाता है तो एक्टिव हो जाता है, उसकी फल के रस को चूसता है, जो नई नई डाली है उसका रस चूसता है। इसीलिए इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जब आप वृक्ष के पास जाइएगा तो आपके ऊपर भी उड़ के आ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा माने उग्रता की स्थिति हो जाती है और ये रस चूसने के साथ साथ मधुस्राव भी करता है और मधुस्राव करने के बाद उस पर कजली फफूंद लग जाता है, जिससे पत्ती, आम की पत्ती या बौर में ये प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं डाली कमज़ोर हो जाती है, फल कमज़ोर हो जाता है, वो गिर जाता है। इसीलिए यह बहुत ही खतरनाक कीट है आम के मंजर के लिए। इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसके नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का नाम है इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड। तो इमिडाक्लोप्रिड मिप्रिड का 1 से 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करना चाहिए, या एसिटामिप्रिड का आधा मिलीलीटर से 1 मिलीलीटर तक पानी में घोल बना के, प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिन के बाद करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से मधुआ कीट का नियंत्रण हो जाता है। उसी तरह क्या कहता है, इसमें फफूंद भी लगता है, व्याधि जिसको रोग कहते हैं। इसमें फूल के बौर में, आम के बौर में, आम के मंजर में, आम के पत्ता में उजला उजला पाउडर की तरह फफूंद लग जाता है, जिसको चूर्निल आसिता रोग कहते हैं। इसमें एक चक्षु रोग भी होता है जो पूरे बौर को मुरझा देता है। तो इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हेक्साकोनाजोल 5% सॉल्युबल कंसंट्रेट है। इसका 1 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से चूर्निल आसिता रोग या चक्षु रोग का नियंत्रण हो जाता है। इस तरह करने से कीट और व्याधि दोनों का, यह मुख्य कीट और व्याधि है। उसी तरह क्या कहते हैं, दूसरा भी कीट है जिसको गुजिया कीट कहते हैं। गुजिया कीट कपास के रुई की तरह दिखाई पड़ता है, लससा पदार्थ रहता है, वो भी चिपचिपा पदार्थ निकालता है, रस निकालता है, जिसको आप बौर के पास या नई नई जो टहनी है उसके पास क्या कहते हैं देख सकते हैं आप। तो उसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बिप्रोफेनजिन एक दवा है, उसका स्प्रे करने से गुजिया कीट का नियंत्रण हो जाता है। एक यह क्या कहता है, जड़ के पास छुपा रहता है मिट्टी में, और उसको मिट्टी के पास, वृक्ष के जड़ के पास मट्टी कोड़ दीजिए और
फेनफेरलेट एक दवा है, उसका पाउडर 200 ग्राम प्रति पौधा देके उसको मिला देने से गुजिया कीट का जो अंडा वगैरह है, शिशु वगैरह है, वो सब मर जाता है। और अल्काथीन सीट लेके 30 सेंटीमीटर का और तना में बांध दीजिए, उसमें ग्रीस लगा दीजिए। जो गुजिया कीट या मिली बग उसमें चढ़ेगा, उसमें सट जाएगा, इस तरह नियंत्रण हो जाएगा। तो ये इसके माने प्रकोप से भी क्या कहते हैं, फूल और फल दोनों का झड़ना शुरू हो जाता है, गिरने लगता है। तो इसमें खास कर ये ध्यान देना होगा किसान भाइयों से हम कहेंगे, 3 मरतबा इसमें छिड़काव कीजिए। शुरू में जब क्या कहते हैं बौर निकलने के पहले, और जब आम का दाना सरसों साइज का हो जाएगा उस अवस्था में, और फिर जब आम का दाना मटर साइज का हो जाएगा उस अवस्था में यह कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का स्प्रे करने से नियंत्रण हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, 3 अवस्था में जो आप कीटनाशक का जो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तीनों अलग अलग कीटनाशक दवा का स्प्रे करने से आपका जो फुदका कीट या मीली बग वगैरह ये सब जो है उसका नियंत्रण सही तरीके से होगा और वो रेजिस्टेंट डेवलप नहीं कर पाएगा, और इस तरह पैदावार आपका फलन बहुत बढ़ जाएगा। और ख़ास कर जब मटर साइज के बाद भी फल का झड़ना शुरू हो जाता है, फल गिरना शुरू हो जाता है, उसके लिए आप प्लानोफिक्स एक हार्मोन है, उसका स्प्रे करने से आपका फल का झड़ना रुक जाएगा और अधिक पैदावार 15 से 20 सेंटीमीटर पैदावार अधिक हो 20% पैदावार अधिक होगी। तो इस तरह प्लानोफिक्स की मात्रा है 1 मिलीलीटर दवा 2.5 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से गुणवत्ता और पैदावार बढ़ जाता है आम का, और आपका फ्रूट ड्रॉप जो क्या कहते फल का गिरना वो भी रुक जाता है। और जब पछिया हवा वगैरह चलती है तो जब गुठली के टाइम में जब गुठली बनना शुरू होता है तो हर वृक्ष की सिंचाई करना ज़रूरी है। तो सिंचाई करते रहने से तो आपका इस तरह प्रबंधन कीजिएगा तो किसान भाइयों ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को आम के मंजर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी, देखभाल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, वाह फुलोदी, ये तो बहुत ही बढ़िया रहलक। अब तो हमरे कर किसान भाई मन जान जा हमें कि जे भी हमरे खेती करत थी अम्बा कर जो मंजर होवत थे ओकर में जो कीट और व्याधि जो लागत है ओकर कैसे कौन तकनीकी से ऊपर ओकर उपाय करल जाए ताकि इस सब से बचल जा सके और फसल अच्छा से अच्छा हो। एकदम बहुत बढ़िया। तो और क्या जानकारी है? और जानकारी है फुलोदी बेल कर बारे में? हाँ ठीक कहली, गर्मी कर मौसम पहुंचे थे। हाँ। और जानी ला कि गर्मी में आदमी मन चाहे ना कि थोड़ा सा ठंडक पहुंचे शरीर के, एकदम और इकर लिए जानी ला एकदम सबसे बढ़िया चीज हुआ बेल कर शरबत। एकदम बेल कर शरबत तो हम भी पी ली है, इतना बढ़िया लागे लेने परतुदा कि हम का कहूं। वो तो रार कर बात लगे है लेकिन हम कहे चाहिए हाँ। कि बेल कर औषधीय महत्व के बारे में अगर हमरे जान जाइले और किसान भाई मन के भी जानकारी दे देविले तो कैसा रही? बहुत बढ़िया रही। हमरे कर किसान भाई बहन मन भी खुश हो जाबे कि जानकारी उमन के घर बैठले मिल गेला। बिल्कुल बिल्कुल। तो काले देरी करब, चलो हमरे मन कर बीच में मौजूद है हमरे मन कर जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन माला जी। उनकर से जाना थी कि बेल कर जे औषधीय महत्व का होएला एकरे बारे में।
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं की एक वैज्ञानिक डॉक्टर कंचन माला। ये हमें जानकारी देंगी कि बेल का औषधीय गुण क्या है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों नमस्कार। मैडम, जैसा कि हमने विषय चुना है कि बेल का औषधीय गुण के बारे में आप बताएंगी, तो सबसे पहले बताइए कि बेल का औषधीय गुण मतलब कितना उसमें औषधीय गुण भरपूर है। किसान भाई, बेल वृक्ष जो है अति पवित्र एवं पूर्ण रूपेण भारतीय वृक्ष है और इसके वृक्ष को दिव्य वृक्ष भी कहा जाता है। इसके जो फल हैं वर्ष के उपरांत फिर से हरे होने लगते हैं और यदि पत्तों को सुरक्षित रखा जाए तो 6 माह तक इसके ये हरा ही रह जाता है और इसके ये गुणहीन भी नहीं होता है। और किसान भाई, इस जो वृक्ष की छाया है वो भी आरोग्य कारक है। तो इसमें कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है जिसके चलते ये इतना गुणकारी है? इसके फल में एक टैनिक एसिड एक तत्व होता है और टैनिन पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये एक चिकना उड़नशील तेल है और ये एक लुआबदार चिकना पदार्थ है जो कि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इसके कारण जो है ये बहुत ही गुणकारी फल है। इसके जो पत्र हैं, जड़ हैं और जो छाल हैं उससे भी मधुमेह जैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और इसके जो फल का गूदा होता है उसमें एक मार्शिलिनिस तत्व होता है और बीज में एक पीला रंग का तेल होता है। ये सारे जो हैं एक बहुत ही विरेचक का काम करता है, मतलब कब्ज़ को हरने वाला चीज़ है। इसको खाने से कब्ज़ को ठीक हो जाता है मनुष्य का। मैडम, अक्सर देखा गया है कि जो बेल फल जो होता है प्रायः गर्मियों में पाया जाता है, तो गर्मी में तो हमारे लिए कितना लाभकारी है और यही अगर हम बदलते मौसम में कहें तो उसके लिए कितना लाभकारी है? देखिए संजय जी, ये गुणकारी फल जो है अगर छोटे छोटे जब हरे होते हैं ये फल तो भी ये बहुत ही गुणकारी होते हैं। उस समय इसके फल जो है का उपयोग जो है जब अतिसार है या रक्तसार में या हृदय रोगी या फिर रक्त में शर्करा कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अर्ध पके फल भी जो होते हैं उससे भी कब्ज़ और वात जैसी जो बीमारी है, त्रिदोष जिसे कहते हैं, नाड़ी जो नसों की जो बीमारी होती है उसके लिए, फिर जो दर्द निवारक का भी काम करता है ये। अच्छा। और जो काफ़ी जो पके फल होते हैं उसका जो मीठे हो जाते हैं वो कब्ज़ के लिए तो गुणकारी है ही, हृदय रोगियों के लिए भी गुणकारी हैं और मधुमेह के रोगियों के लिए भी गुणकारी हैं। और इससे जो है जो ज्वर में पाचन के लिए इन सब और पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो कच्चे फल का प्रयोग जो विभिन्न प्रकार के जो बीमारियों में आपने बताया, तो कैसे हमारे किसान भाई उसका उपयोग कैसे करेंगे? कच्चे फल को आप इसका मुरब्बा बनाकर रख सकते हैं। अच्छा। और इसको जो है अगर पीस कर और मिश्री के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मधुमेह के रोगियों के लिए जैसा कि मैं बता रही थी कि इसके जो पत्ते हैं, अगर इसका 10 से 20 ग्राम इसके पत्तों को पीस कर और इसमें 4-5 काली मिर्च को मिलाकर और खाली पेट में इसका अगर सेवन करने से मधुमेह में आशातीत लाभ पहुंचता है मधुमेह रोगियों को। और यदि सिर्फ पत्तों का भी रस 10-15 ग्राम रस को अगर पिया जाए सुबह सवेरे तो मधुमेह के रोगियों को काफ़ी इसका उपयोगी सिद्ध हुआ है, बहुत ही लाभ होता है। अभी आप बता रही थी कि इसके जड़ से भी काफ़ी फायदेमंद होता है, जड़ भी काफ़ी फायदेमंद है, तो जड़ का प्रयोग कैसे किया जाए? किसान भाई, जड़ जो होते हैं, जड़ एवं छाल जो होते हैं उसके सुखाया जाता है, सुखाकर उसको पीस कर उसके पाउडर का उपयोग जो है मिश्री के साथ किया जा सकता है। और
मुलेठी इसमें मिलाकर, काली मिर्च पाउडर मिलाकर और उसके जो है विभिन्न जो उसके प्रस्तावित जो मात्रा है उसमें डालकर अगर इसका बनाया जाए, इससे इसकी टैबलेट बनती है, इसके पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ज्वर में, पाचन के लिए, भूख लगने के लिए जिनको भूख नहीं लगती है, फिर नेत्र दोष में भी काम आता है ये। इसका सेवन करने से नेत्र रोगियों को भी बहुत लाभ पहुंचता है, हृदय रोगियों को भी लाभ पहुंचता है। जब ये इतना गुणकारी है तो क्या ये सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है? ग्रामीण महिलाओं को विशेषकर मैं बताना चाहूँगी संजय जी, जब आपने सौंदर्य प्रसाधन के बारे में बात किया है तो ये इसका अगर बेल के का पाउडर, जो बेल का जो गुद्दा है उसका पाउडर बना ले महिलाएं, सुखाकर इसका पाउडर बनाना पड़ेगा और पाउडर बनाकर वो एक डिब्बे में, हवाबंद डिब्बे में रखें और इसे समय समय पर अगर गुलाब जल में इसके 10-5 ग्राम को घोलकर और चेहरे पर इसकी मालिश करें और इसे फेस पैक जैसा प्रयोग करें इसका, तो चेहरा जो है कांतिमान दिखेगा और चमक तो आएगी ही, साथ साथ जो दाग धब्बे हैं वो भी छूट जाते हैं और ये फेस पैक बहुत ही उपयोगी होता है। मैडम, जब इतना ये उपयोगी है बेल हमारे लिए, तो हमारे किसान भाई कौन सा बेल लगाएं, कौन सा उन्नत प्रभेद लगाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेल का उत्पादन कर सकें और इसको कहाँ से प्राप्त किया जा सके? संजय जी, देखा जाता है कि गांवों में जो बेल के वृक्षों को लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये प्रति वर्ष फल तो देता है, लेकिन इसमें अगर बडिंग के द्वारा चश्मा विधि से इसमें अच्छे किस्मों का कलम लगाकर किसान भाई जो है अच्छे गुणकारी फल और गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि नरेंद्र बेल का कलम बना सकते हैं, पंत उर्वशी, CSHI B1 B2 जो किस्में हैं, वो उसके बर्ड्स को प्राप्त करके चश्मा विधि से वो कलमी पौधे तैयार करें तो बहुत ही गुणकारी और गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त कर सकते हैं। और इसे ऐसे जो बडेड पौधे होते हैं इसे 4 से 5 वर्ष में इसे फल प्राप्त कर सकते हैं। ये इसे अच्छे किस्मों के कलम जो हैं वो हार्प प्लांडू से प्राप्त कर सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिमी सिंहभूम में भी कुछ किस्में हम लोग रखे हैं, यहाँ से भी वो प्राप्त कर सकते हैं। इसका संरक्षण हमारे किसान भाई कैसे करें, इसके बारे में बताइए। अगर फल की अधिकता हो जाती है और उस समय फल का उपयोग नहीं कर पाते हैं किसान भाई और महिलाएं, तो इसकी बोतलबंदी भी की जा सकती है और इसके लिए जो है इसके रस को छान कर अलग किया जाता है और चीनी का जो है सीरा बनाया जाता है। चीनी के सीरा और रस में जो है सोडियम बेंजोएट की मात्रा जो है प्रति लीटर जो शरबत बनाकर इसे बोतलबंदी कर सकते हैं। तो शरबत के अनुसार जो है इसमें सोडियम बेंजोएट की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर शरबत और चीनी के हिसाब से 4 ग्राम साइट्रिक एसिड का प्रयोग करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक संरक्षित रखा जा सकता है, बोतलबंदी की जा सकती है, शरबत के रूप में इसे बना सकते हैं। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। जोहार किसान भाइयों। रावरिन के ई हमरे कार्यक्रम कैसन लागलक उकर बारे में रावरिन जगह कोई सुझाव हुई या फिर खेती बाड़ी से जुड़ल कोई समस्या हुई उकर बारे में हमरे के खत जरूर लिखू और खत लिखे के लिए हमरे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो यह तरी हमरे कर कार्यक्रम के देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। फिर मिलब, तब तक कर लिए कृषि दर्शन कर पूरा टीम कर साथ हमरे के देव इजाजत। जोहार।